नमस्कार, स्वागत है आपका संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर। और इस क्लास में या इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन किस टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे? वाक्य। परंतु वाक्य पर जाने से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो चलिए देखते हैं आज आपके समक्ष कौन से दो शब्द हैं। तो पहले अपन देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली के शब्द। तो पारिभाषिक शब्दावली के आपके सामने कौन से शब्द हैं? CONSESUS। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? अपन इसको बोल सकते हैं कंसेसस। इसका उच्चारण कंसेसस में हो सकता है, कंसेसस। अब इसकी हिंदी क्या होगी? इसका हिंदी अर्थ या शाब्दिक अर्थ क्या होगा? देखिए, आम सहमति को ही अपन क्या कहते हैं? आम सहमति को ही कंसेसस कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक राजनीति से संबंधित शब्द है। जैसे कोई भी सभा या सम्मेलन का आयोजन किया जाता है तो उसमें लोगों से सहमति ली जाती है। तो जब वहां पर आम रूप से लोग सामान्य रूप से जब सहमति दे देते हैं तो उसे आम सहमति कहा जाता है। दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं। शब्द है FUND। क्या बनेगा यह शब्द? कंसोलिडेट फंड। तो कंसोलिडेट फंड। देखिए, कंसोलिडेट होता ही है, अपन जानते ही हैं, DATE डेट होता है। फंड हो ही गया, FUND। तो कंसोलिडेट फंड। अब कंसोलिडेट फंड किसे कहते हैं? संचित निधि को। यह भी पॉलिटिक्स से संबंधित शब्द है, संचित निधि को। अब जो संचित निधि होती है, देखिए अपन जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास एक संचित निधि होती है, एक कोष होता है जो स्वीकृत निधि भी कही जा सकती है, स्वीकृत निधि। अब स्वीकृत निधि क्यों कहते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो संचित लगभग माना जाता है कि 500 करोड़ की संपत्ति उसके पास होती है, जिसे वह कहीं भी आपातकाल में किसी भी जगह प्रयोग में लेने के लिए स्वतंत्र होता है। व्यक्तिगत प्रयोग हेतु नहीं, देश के किसी भी कार्य हेतु। तो इसलिए उसे अपन क्या कहते हैं? संचित निधि। अब अक्सर ऐसा होता है कि आपातकाल की व्यवस्था हो जाती है। तो आपातकाल जब आप पढ़ते हो राजनीति में, तब आप ये भी पढ़ते होंगे कि ये इन पदों पर संचित निधि से और इनको वेतन दिया जाता है। तो संचित निधि कौन सी होती है? सरकार की जो निधि होती है। अपन सीधा का सीधा संचित निधि को सरकार की निधि वैसे पॉलिटिक्स में प्रयोग में लाते हैं। वैसे ये एक ऐसा धन होता है जिसका अपनों ने संचय कर लिया है। किसके लिए? अपन भविष्य में प्रयोग हेतु या अपन आपातकालीन परिस्थितियों के लिए प्रयोग में उसका संग्रहण कर लेते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? संचित निधि। तो ये थे आज की क्लास के दो शब्द, दोनों ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। कंसेसस यानी आम सहमति और कंसोलिडेट फंड यानी संचित निधि। बात करते हैं तीसरे राजस्थानी शब्द की। तो खेड़ी एक शब्द होता है, खेड़ी। किसे कहते हैं खेड़ी? देखिए, मृत्यु पर्यंत जो भोज दिया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? खेड़ी कहा जाता है। मृत्यु पर्यंत भोज ही खेड़ी कहलाता है। मृत्यु पर्यंत भोज जो कहा जाता है उसे अवसर कहते हैं ना, उसे ही या मृत्यु भोज भी कहते हैं सीधे शब्दों में। तो कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद प्रचलन ये होता है कि मिठाइयाँ वगैरह बनाई जाती है। और जिस तरीके से अपन विवाह आदि में भोज का आयोजन करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी किया जाता है। उसके साथ साथ अगर अंतिम शब्द की बात करें तो अंतिम शब्द है आपके सामने अथऊ। अब अथऊ किसे कहते हैं? सूर्यास्त के पूर्व का भोजन क्या कहलाता है? अथऊ। देखिए, अपनों ने एक दिन ब्यालू पढ़ा था।
ब्यालू किसे कहते हैं? रात्रि के भोजन को कहते हैं, जो सूर्यास्त के बाद किया जाता है। तो सूर्यास्त से पहले वाले भोजन को क्या कहते हैं? अथऊ कहते हैं। और खेड़ी मृत्यु भोज को कहते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये थे आज की क्लास के महत्वपूर्ण 4 शब्द, जिनमें कंसेंसस यानी आम सहमति, कंसोलिडेट फंड यानी संचित निधि, और खेड़ी यानी मृत्यु भोज, और अथऊ यानी सूर्यास्त के पूर्व का भोजन। चलिए देखिए, जैन धर्म के जो लोग हैं मानने वाले, वो अक्सर अथऊ ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते, वो जीव हत्या पाप मानते हैं। तो ऐसे माना जाता है कि हो सकता है अपन जब भोजन कर रहे हो तो किसी भी कोई जीव हमारे सांस के साथ चला जाए, भोजन के साथ अंदर चला जाए, कोई भी जीव हत्या हो सकती है, तो इसलिए वहां पर माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपन अपनी क्लास के मेन टॉपिक की तरफ। और मेन टॉपिक अपन पढ़ रहे थे वाक्य, और वाक्य में अपन एक बहुत ही रुचिकर जगह आ गए थे, वाक्य के भेदों में। और भेदों में अपनों ने देखा था कि भाई क्रिया के आधार पर जो भेद होते हैं वो वाक्य के क्या कहलाते हैं? वाच्य कहलाते हैं। अर्थात वाक्य ही वहां पर क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। अब वो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो अपनों ने पिछली क्लास में कर्तृवाच्य भी पढ़ा था। कर्तृवाच्य और कर्तृवाच्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अपनों ने देखा था कि कर्ता के लिंग वचन के आधार पर यदि क्रिया का लिंग वचन चेंज होता है, बदलता है, तो वहां पर कौन सा वाच्य माना जाता है? कर्तृवाच्य माना जाता है। और ये भी एक टॉपिक है जो स्पेशली दिया गया है, और इससे संबंधित भी ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इससे संबंधित सीधे के सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कर्तृवाच्य का वाक्य नहीं है, या निम्न में से कर्तृवाच्य नहीं है, निम्न में से कर्मवाच्य नहीं है, निम्न में से कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें इसी प्रकार का आएगा, वाक्य आएंगे और उनमें से आपको वाच्य ढूंढना है। अपनों ने देखा था क्या? कर्ता के लिंग या वचन के आधार पर क्रिया का लिंग वचन बदलता है। तो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बदलता है। तो वहां पर कौन सा माना जाएगा? कर्तृवाच्य। जैसे मधु पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ पर मधु क्या है? मधु यहाँ पर कर्ता है, और कर्ता भी कैसा? स्त्रीलिंग करता है मधु। अब इसकी जगह कोई पुल्लिंग शब्द लिख दीजिए, माधव लिख दीजिए। माधव पुस्तक पढ़ती है। क्या वाक्य सही है? जी नहीं। अगर अपनों ने कर्ता बदला है, कर्ता को अपन स्त्रीलिंग से पुल्लिंग ले आए, तो क्रिया भी यहाँ पर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग आ जाएगी, और क्रिया का भी रूप क्या हो जाएगा? पढ़ता है। माधव पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही वाक्यों में कौन सा माना जाएगा? कर्तृवाच्य माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है, बच्चा दूध पीता है। अब बच्चा है तो बच्चा किस में जाएगा? पुल्लिंग में जाएगा। बच्चा पुल्लिंग है तो ये दूध पीता है, और बच्चा ही दूध पीने का काम कर रहा है, तो इसलिए करता है। तो कर्ता पुल्लिंग में है तो कर्ता को स्त्रीलिंग में ले जाइए। बच्चा को क्या कर दीजिए? बच्ची। बच्ची दूध पीता है। क्या वाक्य सही है? जी नहीं। बच्ची दूध पीता है नहीं, बच्ची दूध पीती है। इस प्रकार से वाक्य आएगा। तो इस प्रकार से वाक्य आएगा, अर्थात अपनों ने कर्ता को जैसे ही पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला, वैसे ही क्रिया भी पुल्लिंग को छोड़कर स्त्रीलिंग में आ गई। तो यहाँ पर भी कौन सा वाच्य माना जाएगा? कर्तृवाच्य माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक वाक्य और है, रमन
खाना खाता है। अब ये वाक्य है, रमन खाना खाता है। अब खाना खाने का काम कौन कर रहा है? रमन। तो रमन कौन हुआ? कर्ता। और कर्ता भी कैसा? पुल्लिंग, पुल्लिंग कर्ता। अब यहां पर कर्ता का लिंग चेंज कीजिए, रमन की जगह कर दीजिए रामा। रामा खाना खाता है। अब रामा खाना खाता है का मतलब आप समझेंगे कि कोई लड़के के बारे में ही बात हो रही है, परंतु यहाँ पर क्या है, ये खाना खाने का काम कर रहा है और ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग और खाना खाने का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है करता है। तो ये स्त्रीलिंग में करता है तो रामा खाना खाता है का मतलब अपन पुल्लिंग लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रिया का जो लिंग है वो पुल्लिंग है। तो यदि अपने को स्त्रीलिंग को स्पष्ट करना है तो अपने को वाक्य लिखना होगा रामा खाना खाती है। तो यहाँ पर वाक्य है वो शुद्ध बन जाएगा। तो रामा खाना खाती है वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो जैसे ही अपनों ने रमन से रामा किया, वहां पर क्रिया ने भी अपना पुल्लिंग छोड़कर स्त्रीलिंग ले लिया। तो इसलिए जहां पर कर्ता के लिंग वचन के आधार पर क्रिया का लिंग वचन परिवर्तित हो, वहां पर कर्तृवाच्य माना जाता है। इस प्रकार से आप यदि एग्जाम टाइम में समझ में नहीं आए तो आप इस प्रकार से है वो कर्ता का लिंग वचन चेंज करके देख लीजिए, वचन भी चेंज करके देख लेते हैं। चलिए एक वाक्य और देख लेते हैं अपन। अब यहाँ पर इसी वाक्य को देख लेते हैं। रमन खाना खाता है, रामा खाना खाती है। अब इनको अपन ने, ये दोनों के दोनों एक वचन में है, एक वचन में है। अब अपन इसको बहुवचन बनाते हैं। तो बहुवचन में अपनों ने लिख दिया वे खाना खाते हैं, ये लीजिए। अब वे खाना खाता है वाक्य अशुद्ध, वे खाना खाती है अशुद्ध, वे खाना खाते हैं यही वाक्य शुद्ध माना जाएगा। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे ही कर्ता का वचन चेंज हुआ, क्रिया ने भी अपना वचन चेंज कर लिया। तो इसी प्रकार से कर्ता के लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर क्रिया भी अपना लिंग वचन चेंज करती है, बदलती है, तो वहां पर कर्तृवाच्य माना जाता है। इसी प्रकार से मधु पुस्तक पढ़ती है, माधव पुस्तक पढ़ता है, वे पुस्तक पढ़ते हैं, क्रिया भी चेंज हो जाएगी। बच्चा दूध पीता है, बच्ची दूध पीती है। अब बच्चे कर दीजिए, बच्चे में बहुवचन आ गया, दोनों शामिल हो गए, तो बच्चे दूध पीते हैं। इस प्रकार से वाक्य शुद्ध माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी वचन जैसे ही कर्ता का चेंज हुआ, क्रिया ने भी अपना वचन चेंज कर लिया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे अगले वाच्य की तरफ। अगला वाच्य कौन सा? कर्म वाच्य। तो कर्म वाच्य में जिस प्रकार से कर्तृवाच्य में कर्ता के आधार पर लिंग वचन चेंज होता है, उसी प्रकार से कर्म वाच्य में भी कर्म के आधार पर लिंग वचन चेंज होगा और इसीलिए वहां पर कर्म वाच्य माना जाएगा। देख लेते हैं कैसे। अपन क्या पढ़ रहे हैं? वाच्य का दूसरा भेद। और दूसरा कौन सा? कर्म वाच्य। यदि किसी वाक्य में परिभाषित करें, यदि किसी वाक्य में कर्म के लिंग वचन, चलिए मैं लिख ही देती हूं, यदि किसी वाक्य में कर्म के लिंग वचन के आधार पर क्रिया का लिंग वचन बदलता है तो वहां कर्मवाच्य माना जाएगा। ये लीजिए। तो यदि किसी वाक्य में कर्म के लिंग वचन के आधार पर क्रिया का लिंग वचन चेंज होता है तो वहां पर कर्मवाच्य माना जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको समझते हैं उदाहरणों के साथ। तो देखिए,
एक वाक्य है, अपने को दो ही चीज याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? इस वाक्य में कर्म का लिंग वचन, वचन। और आपको मैं बता देती हूं, अपनी लिंग से संबंधित क्लास आ चुकी है पूरे टॉपिक की, और लिंग भी आपके सिलेबस में है, बड़ा टॉपिक है। हालांकि वचन की अभी तक नहीं आई है, तो लिंग की पिछले संडे को क्लास आ चुकी है, आप उसको देखें, आपको मोटा मोटा ये चीज समझ में आ जाएगी। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी का भी लिंग पूछ लिया जाता है, नदियों का नाम देकर कि किस लिंग में जाएगी, पर्वतों पहाड़ों का नाम देकर पूछ लिया जाता है, किसी भी वस्तु का, सागर का, महासागर का नाम देकर पूछ लिया जाता है कि किस लिंग में जाता है, या निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, परंतु एक भी प्रश्न अपने को देकर जाए तो अपन 1000 के आगे चले जाते हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो कर्म हो गया। कर्म के लिंग वचन के आधार पर क्रिया का लिंग वचन बदलता है, बदलता है। तो वहां पर कौन सा माना जाता है? कर्मवाच्य माना जाता है। आपके सामने एक वाक्य है, मोहन के द्वारा। देखिए, कर्म, ये जो वाच्य होते हैं ना, ये क्रिया के प्रयोग के आधार पर बनते हैं, कि क्रिया का प्रयोग किसके आधार पर होता है, कर्ता के आधार पर, कर्म के आधार पर, या क्रिया अपना रूप बदलती नहीं है। तो इसमें अपन क्रिया के प्रयोग के आधार पर इसका भेद करते हैं, परंतु मैं आपको बता देती हूं कि ये एक वाक्य लिखने का तरीका होता है। देखिए, अगर अपन कर्तृवाच्य कर रहे हैं तो वाक्य में शब्द वही होंगे, थोड़ा सा हेर फेर करके 1-2 शब्दों को प्रयोग करके उसका रूप चेंज कर दिया जाएगा और कर्मवाच्य बना सकते हैं। उसी प्रकार से कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य का कोई वाक्य है तो उसमें भी 1-आधे शब्दों का हेर फेर करके और अपन इसको बदल सकते हैं, कर्तृवाच्य में ले जा सकते हैं। तो ये वाक्यों का लिखने का तरीका होता है कि भाव वही होता है, परंतु लिखने का तरीका ऐसा होता है कि कर्मवाच्य में चले जाते हैं वाक्य और कर्तृवाच्य में चले जाते हैं। देखिए, अपनों ने, चलिए अपन पहले वही लेते हैं वाक्य, पुस्तक वाला ही लेते हैं, ठीक है। अपना यहाँ पर करता है मोहन, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब ये वाक्य है, अब ये वाक्य जो है मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें मोहन करता है, मोहन करता है, और मोहन किस में आया है? पुल्लिंग में आया है, पुल्लिंग में आया है। तो अगर अपनों ने मोहिनी कर दिया तो मोहिनी पुस्तक पढ़ती है बदल जाएगी, यानी यहां पर तो कर्तृवाच्य माना जाएगा। अब मैं इसी वाक्य को इस प्रकार से लिख देती हूं, मोहन के द्वारा, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब ये वाक्य मैंने लिख दिया कि मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्ता हमारा वही है, कर्ता, और किस में है? पुल्लिंग में है। हमारा वही कर्ता और कर्ता का वही लिंग है ना। उसके बाद ये क्या है? पुस्तक, ये कर्म है, क्योंकि कर्ता काम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का, और ये क्या है? क्रिया है, ठीक है। यहां पर कर्ता के आधार पर क्रिया बदल रही थी, मोहन का मोहिनी करते ही क्रिया बदल रही थी। अब देखिए वही बात, मोहन कर्ता, पुस्तक यहां पर कर्म है, और पुस्तक किस में लिंग में है? स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में है। पढ़ी जाती है, अब ये क्रिया है, ये भी यहां पर किस में लिंग में है? स्त्रीलिंग में है, क्रिया भी स्त्रीलिंग में। अब यहाँ पर क्रिया किसके लिंग के आधार पर आई है? कर्म के लिंग के आधार पर। कर्ता तो पुल्लिंग में है, अगर पढ़ा जाता होता तब तो ये कर्ता के लिंग के अनुसार होती, पुल्लिंग में होती, परंतु ये तो कर्म के लिंग के अनुसार है, कर्म स्त्रीलिंग है तो पढ़ी जाती है, ये शब्द भी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर
यदि कर्म के लिंग के आधार पर क्रिया आ रही है तो जाहिर सी बात है कि ये वाक्य किस में जाएगा, कर्मवाच्य में जाएगा। अब ये बदल रही है कि नहीं बदल रही, ये चीज भी अपन देख लेते हैं कि कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदल रही है कि नहीं। देखिए यहां पर अपनों ने देखा कि भाई मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मोहन कर्ता पुल्लिंग है, क्रिया भी कर्ता, क्रिया कर्ता स्त्रीलिंग है, सॉरी क्रिया स्त्रीलिंग और कर्म भी स्त्रीलिंग। ये किसके आधार पर आई है, कर्म के आधार पर। अब अपन क्या करते हैं, मोहन का लिंग बदल कर देखते हैं। मोहन को मोहिनी कर दो, पूरे वाक्य को बिल्कुल उसी प्रकार से लिख दो। कर्ता का लिंग बदल दिया, मोहिनी कर दिया। अब मोहिनी के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध है। मोहिनी के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब अपनों ने क्या किया, कर्ता को बदल दिया, फिर भी क्रिया पढ़ी जाती है बिल्कुल वही है। क्यों वही है, क्योंकि अपनों ने कर्म को नहीं बदला। और ये किसके आधार पर आई थी, कर्म के आधार पर आई थी। तो देख लेते हैं कर्म को भी बदलकर, कर्म के लिंग को भी बदल देते हैं, देखते हैं क्रिया बदलती है कि नहीं बदलती, फिर अपना बिल्कुल वाक्य क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अपनों ने कर्ता के लिंग चेंज करके देख लिया, क्रिया नहीं बदल रही, इसका मतलब कर्तृवाच्य तो नहीं है। अब चलिए, अब इसी वाक्य को, मोहन को ही, मोहन के द्वारा, अब ये जो पुस्तक है वो स्त्रीलिंग है, अपन पत्र लिख देते हैं, पत्र पुल्लिंग होता है। मोहन के द्वारा पत्र पढ़ी जाती है। क्या वाक्य शुद्ध है, बिल्कुल नहीं, स्पष्ट दिख रहा है। मोहन के द्वारा पत्र पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। यानी यहां पर अपनों ने जैसे ही कर्म का लिंग चेंज किया, क्रिया बदल गई। कर्म के लिंग के आधार पर क्रिया बदली, इसलिए इन वाक्यों में कौन सा वाच्य माना जाएगा, कर्मवाच्य माना जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए बहुवचन, वचन चेंज कर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपनों ने कर्ता का लिंग चेंज किया, कहीं बदल नहीं रही है, इसका मतलब कर्तृवाच्य नहीं है। कर्म का लिंग चेंज करते ही क्रिया बदल गई, इसलिए वहां पर कर्मवाच्य होगा। अब अपन इनका वचन भी चेंज करके देख लेते हैं, इसी वाक्य का चेंज करेंगे ताकि अपनी हर चीज क्लियर हो जाए। वाक्य क्या है, मोहन के द्वारा पुस्तक। अब यहां पर अपन मोहन और मोहिनी जो एक वचन थे उनका बहुवचन बनाते हैं। अब उनके शब्द यहां पर काम में ले लेते हैं। तो मोहन और मोहिनी दोनों के लिए अपन कहते हैं कि उनके, क्योंकि अपन जो कर्मवाच्य बना रहे हो के द्वारा से बना रहे हैं, तो के द्वारा भी साथ में आ जाएगा। तो उन यानी मोहन मोहिनी के हो गया, द्वारा अखबार पढ़े जाते हैं। ये लीजिए, उनके द्वारा अखबार पढ़े जाते हैं, यानी जैसे ही अपनों ने यहां पर वचन चेंज किया वैसे ही क्रिया बदल गई, परंतु क्रिया किसके आधार पर बदली है, कर्ता के आधार पर। तो यहां पर कर्तृवाच्य, उनके द्वारा अखबार पढ़े जाते हैं। क्या यहां पर कर्ता के आधार पर क्रिया बदली है या कर्म के आधार पर, तो देख लेते हैं। यहां पर मोहन के द्वारा अखबार पढ़े जाते हैं, ये वाक्य तो गलत हो गया। तो मोहन को तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पढ़ा जाता है करना पड़ेगा। तो आप स्वयं देख लीजिए किस प्रकार का वाक्य यहाँ पर आ रहा है। तो मोहन के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, यानी यहाँ पर क्रिया किसके आधार पर आ रही है, कर्म के आधार पर, अखबार के आधार पर। अखबार पुल्लिंग है तो ये क्रिया भी पुल्लिंग आ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है वो
वाक्य बदल जाता है। अब अपन इसी को चेंज करके और देख लेते हैं। देखिए, मोहन के द्वारा अब अपन इसका जो वचन है वो चेंज करके देखते हैं। मोहन के द्वारा इस वाक्य को एक बार हटा देते हैं क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा। हाँ, तो यहां पर क्या हो गया कि मोहन के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। अब मोहन के द्वारा बिल्कुल सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है, परंतु अखबार का वचन चेंज कर दो, अनेक अखबार कर दो। अखबारों तो हो नहीं सकता, तो अखबार, अनेक अखबार पढ़ा जाता है। अब बताइए वाक्य सही है या गलत? तो मोहन के द्वारा अनेक अखबार पढ़ा जाता है, नहीं पढ़े जाते हैं, इस प्रकार से आएगा। यानी यहां पर अपनों ने कर्म का वचन चेंज किया और वचन चेंज करते ही क्रिया ने भी अपना वचन चेंज कर लिया। तो इसके आधार पर अब यहां पर अपनों ने किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। हाँ, यहां पर परिवर्तन करके भी देख लीजिए। कर्ता में भी आप मोहिनी कर दीजिए। मोहिनी के द्वारा अनेक अखबार पढ़े जाते हैं। अब ये वाक्य है। अब मोहिनी तो एक वचन है, मोहन भी एक वचन है, जबकि अखबार पढ़े जाते हैं ये तो बहुवचन की क्रिया है। बहुवचन की क्रिया क्यों आई है? क्योंकि कर्म बहुवचन में है। अनेक अखबार ये बहुवचन में है, तो इसलिए कर्म के आधार पर क्रिया का वचन बदल रहा है, तो इसलिए वहां पर कर्मवाच्य माना जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। जहां पर कर्म के लिंग वचन के आधार पर क्रिया का लिंग वचन चेंज होता है, वहां पर कौन सा वाच्य माना जाता है? कर्मवाच्य माना जाता है। जैसे और वाक्य देख लेते हैं। मान लीजिए एक वाक्य है आपके सामने, मां के द्वारा सिलाई की जाती है। ठीक है, मां के द्वारा खाना बनाया। चलिए खाने का ही उदाहरण लेते हैं, एक ही उदाहरण लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो मां के द्वारा खाना या सब्जी सब्जी बनाई जाती है। मां के द्वारा खाना बनाया जाता है। मां के द्वारा अनेक व्यंजन पकाए जाते हैं। कर्ता तीनों वाक्यों में मां है, फिर भी क्रिया बनाई जाती है, बनाया जाता है, बनाए जाते हैं लिख देते हैं। वैसे भोजन को पकाना यदि अपन लिखें तो ही शुद्ध होता है। वाक्य में यदि आप गाली के बारे में कोई शब्द लिखते हो तो गाली दी नहीं जाती, बकी जाती है। तो ये कुछ वाक्य के नियम होते हैं, उनके बारे में भी अपन समझेंगे, परंतु यहाँ पर मैं बनाए कर देती हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। तो देखिए, मां के द्वारा, मां तीनों वाक्यों में है और कर्ता कहीं भी नहीं बदल रहा, फिर भी क्रिया बदल रही है। यहाँ पे तो बनाई जाती, यहाँ पे बनाया जाता, यहाँ पे बनाए जाते। तो वो किस आधार पर बदल रहा है? कर्म के आधार पर। यहाँ पे सब्जी बना रही है माँ, तो सब्जी क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी किस में जा रही है? स्त्रीलिंग में जा रही है। यहाँ पर भोजन पकाया जाता है या खाना बनाया जाता है, तो खाना किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। तो पुल्लिंग में आते ही क्रिया भी किस में चलेगी? पुल्लिंग में चलेगी। उसी प्रकार से अनेक व्यंजन, यहाँ पर अपनों ने कर्म का क्या कर दिया? वचन चेंज किया। यहाँ पर दोनों में लिंग चेंज किया। अब ये दोनों ही
जो वाक्य थे इनके वचन चेंज कर दिए। जैसे ही अनेक व्यंजन किया वैसे ही क्रिया भी बहुवचन में होगी, और बहुवचन में कैसे होगी, बनाए जाते हैं। तो कर्ता कहीं नहीं बदला, फिर भी क्रिया बदल रही है। क्यों? क्योंकि कर्म बदल रहा है। तो कर्म के आधार पर यदि क्रिया बदल रही है तो वहां पर कौन सा वाच्य माना जाता है, कर्म वाच्य माना जाता है। तो उम्मीद करती हूं कि यहाँ पर कर्म वाच्य भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। कल फिर मिलते हैं, कल फिर 1-2 प्रश्न किए जाएंगे आपसे। यदि आप सही जवाब दे पाते हैं तो आपको कर्म वाच्य समझ में आ जाता है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।